स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की एक खास डॉक्ट्रिन की, जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। दरअसल फिलहाल पुणे की एक अदालत के द्वारा एक 65 वर्षीय व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है। ये बड़ा ही दुर्लभ मामला है, क्योंकि जनरली भारत के अंदर पहली बात तो डेथ सेंटेंस बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है, और जो केस अभी हम लोग के सामने है उसमें खुद कोर्ट ने कहा है कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन पे पूरी तरह से खरा उतरता है। और इसीलिए 65 वर्षीय व्यक्ति के लिए जब आजीवन कारावास मांगा गया, तब भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह व्यक्ति मृत्यु की सजा के ही लायक है, इससे कम इस व्यक्ति के लिए कोई और सजा हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आइए पहले मामले की बात जानते हैं, क्योंकि ये मामला हो सकता है कि आपको भी अंदर तक झकझोर के रख दे, और उसके बाद फिर मुझे ये जरूर बताइएगा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है क्या वो सही है या नहीं। दरअसल अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में ये जो कंडीशन है जुड़ी हुई एक 3 साल के मासूम बच्चे से, और 3 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या का मामला है, और इस मामले में दोषी है 65 वर्ष का यही व्यक्ति। दरअसल पुणे की विशेष पॉक्सो अदालत ने 3 वर्षीय बच्ची के साथ में दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक 65 वर्षीय व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी। और इस दौरान कोर्ट ने ये खुद कहा कि अपराध की असाधारण क्रूरता, पीड़िता की असहायता, आरोपी की पूर्व तथा सुधार की संभावना के अभाव में हम इस मामले को दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी में स्थापित करते हैं। यानी कि कंडीशन सुप्रीम यहाँ जो कोर्ट था, उस कोर्ट ने खुद ये मानी कि कंडीशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस केस को बनाने के लिए सारे के सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कोई इक्का दुक्का फैक्टर नहीं है। हुआ क्या था ये सब समझते हैं, फिर उसके बाद आप खुद बताइएगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन यहाँ पर बन रही है या नहीं, और कोर्ट का फैसला सही था या नहीं। देखिए, आरोपी जो है वो इस दौरान दोषी पाया गया, और यहाँ जो मामला है यानी जो पीड़िता है वो है एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची। दरअसल एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची थी, और वो जिस तरह से बाकी और बच्चे अपने लोकल एरियाज में खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक उसी तरह से यह बच्ची भी अपने एरिया में ही थी। लेकिन इसी वक्त यह 65 वर्षीय व्यक्ति आता है बच्ची के पास, और बच्ची को कहता है कि लो बेटा मिठाई खाओ। बच्ची को पहले मिठाई देता है। तो जब कभी भी छोटे बच्चों को इस तरह से कोई मिठाई या खाने पीने की चीज देता है, तो बच्चों को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपना मित्र है, शत्रु नहीं है। और ऐसे में मिठाई देने के बाद जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो यह व्यक्ति बच्ची को कहता है कि आओ, यहाँ एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, मैं तुम्हें नया बछड़ा दिखा के आता हूँ कि बछड़ा कैसा है। तो बच्ची जो थी वो इस चीज के लिए भी उत्साहित थी कि नया नया जन्मा हुआ बछड़ा उसको देखना था, और बछड़े का बहाना ले जा करके इस बच्ची को वह व्यक्ति ले गया। वह व्यक्ति जब उस बच्ची को ले गया, तो ऐसी स्थिति में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। यहाँ पर जो दुष्कर्म की स्थिति थी वो यौनी, मुख मैथुन, और इसके साथ साथ बच्ची की मृत्यु के बाद भी यह स्थिति जारी रही, यानी कि लगातार प्रोसेस कंटिन्यू करता रहा। वह व्यक्ति रुका नहीं, मतलब व्यक्ति के हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं थी, और इस तरह का अपराध कर देना अपने आप में बहुत ज्यादा क्रूरता को दर्शाता है। यानी कि जब वह व्यक्ति जीवित थी तब तो उसने गलत काम किया है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वही काम जारी रखा। और जब बच्ची इस दौरान चीख रही थी, रो रही थी, तो ऐसे में उसने खुद इस बच्ची को मार दिया, हत्या कर दी। अब यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी कैमरे में भी बच्चे की आखिरी चीख रिकॉर्ड है। ये खुद कोर्ट ने कंफर्म किया है, और एविडेंस के तौर पर उसका इस्तेमाल भी किया है। अब ये केस सुनने में कितना ज्यादा गंभीर है, और क्रूरता को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति की वासना कैसे क्रूरता में बदल सकती है, और एक 65 वर्षीय व्यक्ति एक 3 साल की मासूम बच्चे के साथ कितना बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार कर सकता है, और पोस्टमार्टम के अंदर गंभीर चोटें उस बच्ची की शरीर पर आई है। अब इस दौरान यहाँ जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद इस मामले पर कोर्ट ने सभी चीजें सुनवाई। कोर्ट इस दौरान 4 प्रश्नों के ऊपर था, जिसके जवाब उसको देखने थे। जो 4 प्रश्न में पहला था कि क्या यह मामला दुर्लभतम में दुर्लभ की श्रेणी में आता है। दूसरी बड़ी स्थिति यह थी कि क्या इस व्यक्ति के लिए केवल आजीवन कारावास पर्याप्त दंड होगा, या फिर इससे बड़ा कोई दंड देना होगा। इसी के साथ यह भी देखा जाना जरूरी था कि जो व्यक्ति यहाँ आरोपी है, क्या उस व्यक्ति के मामले में कोई सुधार की संभावना बची हुई भी है या नहीं बची हुई। और साथ ही कोर्ट को यह भी जानना था कि अगर मृत्युदंड दिया जाए तो क्या न्याय के उद्देश्य पूरे हो पाएंगे या नहीं। तो इसी के आधार पर कोर्ट ने एक एक प्रश्न को जाना समझा और सबके उत्तर दिए। सबसे पहली बात करते हैं कि क्या ये मामला दुर्लभतम में दुर्लभ श्रेणी में आता है, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में आ सकता है। तो कोर्ट ने बिल्कुल माना कि हाँ, यह जो मामला है, इस मामले में शामिल सभी तथ्य इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह जो अपराध है ये अत्यंत जघन्य और अमानवीय अपराध है। यहाँ कहीं पर भी किसी भी तरह की मानवता दिखाई नहीं दे रही, और क्रूरता तो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। तो अत्यंत जघन्य और अमानवीय की श्रेणी में इसको रखा गया, और यह कहा गया
कि पीड़िता इस समय मात्र एक 3 साल की मासूम बच्ची थी जो पूरी तरह से असहाय थी और विरोध भी नहीं कर सकती थी। आरोपी ने इस समय विश्वास का फायदा उठाया। पहले मिठाई देकर उस बच्चे को अपने विश्वास में लिया और बछड़े का लालच देकर के वह बच्ची को दूसरी जगह ले गया, जिसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। अपराध का तरीका भी अत्यंत क्रूर था और इसी के साथ हत्या के बाद भी जब यौन उत्पीड़न जारी रहा तो इसने इस अपराध को और ज्यादा क्रूर बना दिया। यानी कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन उस बच्ची की जान चली गई। केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ एक स्थिति यह थी कि यह मामला जब समझ में आता है कि सारे के सारे फैक्टर यहाँ पर इस तरह के हैं जो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें कहीं पे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर ना माने। ये हर एक फैक्टर जितने भी इस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर की तैयारी में शामिल करते हैं। अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन क्यों है, यह भी समझिए। देखिए, दरअसल भारत के अंदर सामान्य तौर पर जब कभी कोई व्यक्ति अपराध करता है और अपराध काफी गंभीर या क्रूर होता है, तो ऐसे एक सामान्य कंडीशन यह है कि हम उस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे सकते हैं। लेकिन जब कभी किसी अपराध के मामले में आजीवन कारावास ठीक ना लगे तो उस समय मृत्युदंड का विकल्प भी अवेलेबल है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका यह कहती है कि मृत्युदंड आप केवल और केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में ही देंगे, आप सभी मामलों में नहीं देंगे और हर मृत्यु के लिए मृत्युदंड का उपयोग भी नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से जब व्यक्ति को मृत्युदंड देने की बात चल रही थी तो ये विचार किया जाना जरूरी था कि क्या इस केस को हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान सकते हैं। और जितने भी तथ्य मौजूद थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। यह व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है वो हैवानियत की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है और इस तरह का अपराध एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ करना ये बताता है कि कितनी संवेदनशील स्थिति में अंदर इस अपराध को किया गया और किस तरह से एक बच्ची के विश्वास का फायदा उठाया गया। और इसी कंडीशन में जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन यानी कि जो डॉक्ट्रिन फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद ही कोर्ट ने यहाँ मृत्युदंड के ऊपर मोहर लगाई। केवल इतना ही नहीं, दूसरी जो बड़ी स्थिति थी वो थी अपराध को बढ़ाने वाली परिस्थितियां, यानी कि किन किन फैक्टर्स के आधार पर हम इस अपराध को अत्यधिक क्रूर जघन्य मान सकते हैं, कौन कौन से वो चीजें थी जिस पे कोर्ट को ध्यान देना था। तो कोर्ट ने जो पहली चीज ध्यान दी वो थी पीड़िता की आयु। एकमात्र मासूम 3 साल की प्यारी सी छोटी सी बच्ची जो इस समय असहाय थी और प्रतिरोध भी नहीं कर सकती थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताता है कि यह अपराध कठोर है और सजा कठोर से कठोर होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, अपराध की क्रूरता भी इसमें शामिल है। व्यक्ति हत्या के बाद भी यौन उत्पीड़न जारी रखता है और पोस्टमार्टम के अंदर गंभीर चोटें आती हैं। यहाँ पर भी क्रूरता की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है। विश्वास का दुरुपयोग किया गया, पहले मिठाई दी गई, फिर बछड़ा दिखाने का लालच दिया गया और बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ। यह भी स्थिति गंभीर है और इसी के साथ अपराध का उद्देश्य पता लगता है कि अपराध का उद्देश्य ना तो धन था, ना कोई दौलत थी और ना ही कोई दुश्मनी थी। अपराध का उद्देश्य केवल और केवल कामुक वासना थी और व्यक्ति ने उसे संतुष्ट करने के लिए ही इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। और अपराध के सामाजिक स्वरूप को समझा जाए तो ये इस अपराध समाज को अत्यंत घृणित करने वाला अपराध है और ऐसे में यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही हैं। तो सारे के सारे फैक्टर ऐसे थे जहां पे अपराध को कम करने जैसा कोई स्थिति नहीं समझ आ रही थी, अपराध को बढ़ाने वाले सारे फैक्टर थे। हालांकि जिस समय ये कोर्ट केस के अंदर डिस्कस हो रहा था उस समय हमेशा यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो अपराध को गंभीर बना रहे हैं और कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनके आधार पर सजा को कम किया जा सकता है। अब यहाँ की जो बातें हैं हो सकता है कि ये बातें आप लोगों का खून और भी ज्यादा खौला दे। दरअसल जिस समय यह मामला चल रहा था तो आरोपी के वकील ने कोर्ट से यह दरख्वास्त थी कि व्यक्ति की उम्र ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा उम्र का लिहाज करके नरमी बरती जाए और मृत्युदंड नहीं आजीवन कारावास दिया जाए। तो ये कहा गया कि व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष है इसलिए सजा कम करने के तौर पर इसकी उम्र का ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस फैक्ट को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और ये समझाया कि इतनी ज्यादा उम्र के बावजूद आरोपी के अंदर अपराध की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है। अभी भी यह व्यक्ति अपराध की प्रवृत्ति अपने अंदर बसाए हुए है, इसलिए इस बढ़ी हुई उम्र को भी अपराध की सजा कम करने के तौर पर नहीं स्वीकारा जा सकता। केवल इतना ही नहीं, जहां 65 वर्षीय आयु ने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अपनाया और यह बताया कि अपराधी अभी भी इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद सही स्थिति में नहीं है, वहीं यह पता चला कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड और भी ज्यादा घिनौना है। ये घिनौना इसीलिए क्योंकि बहुत सारे जो गवाह पहुंचे उन गवाहों ने ये बताया कि ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी खुद की पोती के साथ में यौन उत्पीड़न का प्रयास किया था।
केवल इतना ही नहीं बल्कि गांव के अंदर एक महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप भी इस व्यक्ति के ऊपर है। पर दोनों ही मामलों में जब कहानी आगे न्यायपालिका तक पहुंची तो साक्ष्य के अभाव में यह व्यक्ति उस समय बरी हो गया था। यह व्यक्ति गांव की अनेक महिलाओं के साथ में अनुचित व्यवहार कर चुका था और इस वजह से इसको गांव से निष्कासन भी दे दिया गया था। और यहाँ के अलावा सीमा तो तब पार हो गई जब इस समय इसने पशु के साथ यौन कृत्य करने तक का प्रयास कर लिया। मतलब हर एक स्थिति ये बताती है कि यह व्यक्ति कभी भी मानव कहलाने की स्थिति में तो रहा ही नहीं और इसने किसी भी तरह से रिश्तों को, संवेदनाओं को समझा ही नहीं। ना इसने कभी अपने घर परिवार की स्थिति समझा, ना इसने अपनी पोती और ना उस 3 साल की बच्ची में कोई समझा, ना ही इसने महिलाओं को अलग अलग स्थितियों में समझा। गांव की सभी महिलाओं ने इसके मामले में बताया कि ये व्यक्ति गलत नियत वाला व्यक्ति और पशु तक इस मामले के अंदर शामिल रहे। पता चलता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी बख्शा जाने योग्य नहीं है और इस व्यक्ति को कहीं से अगर इंसान कहा जाए तो वो फैक्ट भी दिख नहीं रहा है। सारे के सारे काम इसके जीवन भर घिनौने ही रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ना तो इसका आज तक कभी कोई सीक रिपोर्ट मिली है, ना ही इसने कोई ढंग का काम किया और अनेक आरोप इस व्यक्ति पे। मतलब साफ समझ आ रहा है कि व्यक्ति की उम्र तो 65 वर्ष हो गई लेकिन सुधरने की संभावना इस व्यक्ति में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और ऐसे में अगर हम इस व्यक्ति को आजीवन कारावास दे देते हैं तो ये खुद इस मामले के साथ में अन्याय होगा और हम यहाँ न्याय करने बैठे इसलिए केवल और केवल मृत्युदंड ही दिया जाएगा और इस धारा पर कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया। अब वैसे तो खैर इस मामले में व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है और ये मृत्युदंड का काम पॉक्सो की अदालत ने किया है। अब अगर आगे की स्थिति समझे तो बिल्कुल इस व्यक्ति के पास विकल्प अवेलेबल है कि ये हाईकोर्ट में जाकर अभी इस पॉक्सो अदालत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है और वहां पर अपनी बातें रख सकता है। अगर हाईकोर्ट भी सेम बातें मानता है तो सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी अवेलेबल है और सुप्रीम कोर्ट भी सेम बातें मानता है तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास जाया जा सकता है और प्रेसिडेंट से मर्जी पिटीशन के तहत मांग की जा सकती है। लेकिन ये अपराध घिनौना है और ऐसे में यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सुनवाई की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में व्यक्ति मृत्युदंड ही डिजर्व करता है और उसको दिया भी जाना चाहिए। हालांकि पॉक्सो की अदालत ने यहाँ जो सुनवाई की है वो बहुत तेजी से की है। 21 मई से यहाँ पर पूरे के पूरा जो डिस्कशन था वो शुरू हुआ था और ट्रायल शुरू हुआ था लेकिन देखो बहुत ही कम समय में कोर्ट ने सभी चीजों को फाइनलाइज भी कर दिया। यहाँ पर कोर्ट ने चीजों के अंदर संवेदनशीलता एंड अवेयरनेस के साथ साथ बहुत ही तीव्रता दिखाई है और मामले के महत्व को भी समझा। अब ये तो हो गई सभी महत्वपूर्ण बातें और इन सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ अब एक बड़ा प्रश्न अपने अंदर जो चल रहा है वो यह है कि क्या भारत के अंदर मृत्युदंड एक संवैधानिक आधार है, मतलब हम मृत्युदंड दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ भारत के अंदर मृत्युदंड दिया जा सकता है बट कंडीशन वही है। पहली बात तो यह है कि केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए, यानी कि हर मामले में आप मृत्युदंड नहीं दोगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होना चाहिए। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 में जहां व्यक्ति को जीवन का अधिकार है वहीं मृत्यु का अधिकार भी है और स्थिति यह है कि आप व्यक्ति के जीवन को समाप्त तो करेंगे लेकिन जरूरी यह है कि विधि सम्मत स्थापित प्रक्रिया ही होनी चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई का मौका व्यक्ति को मिलना चाहिए और केस दुर्लभतम में दुर्लभ होना चाहिए। जब यही सब स्थिति होंगी तो बिल्कुल अनुच्छेद 21 जहां जीने का अधिकार देता है वहीं जीवन छीनने का अधिकार भी देता है न्यायपालिका को। अब इसी के साथ बात करते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन की, जो कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन? ऐसा मामला जो बहुत ही मुश्किल से कभी देखने को मिला, मतलब जो रेयर के अंदर भी रेयरेस्ट बन जाए ऐसे मुकदमे की बात। तो मतलब ऐसी कहानी कभी ही आती है दशकों में जो पूरी तरह से मानवता को हिला के रख देती है, झंझोड़ देती है। ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के तहत। बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन हमारी जुडिशरी के अंदर आया कैसे? क्या इसके लिए कोई घटना थी, क्या कोई मामला था या क्या थी स्थिति, जरा वो भी समझिए। तो देखिए दुर्लभतम में दुर्लभ भारतीय आपराधिक न्याय शास्त्र का एक इंपॉर्टेंट न्यायिक सिद्धांत और इसके अनुसार ये कहा गया है कि मृत्युदंड केवल तभी देना है जब आपको यह लगता है कि आजीवन कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप मृत्युदंड दीजिएगा, अन्यथा आपको लगता है कि आजीवन कारावास से काम चल जाएगा तो आजीवन कारावास ही देना, यानी कि उसकी स्थिति जो है वो बहुत गंभीरता से स्पष्ट की गई है। अब शुरुआत से ही देखा जाता है कि अंग्रेजी काल में ही मृत्युदंड का चलन था। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(3) में पहले मृत्युदंड के प्रावधान थे, जिसको बाद में बीएनएसएस की धारा 393(3) में शामिल कर दिया गया। अब इस दौरान यही बात थी कि मृत्युदंड देना कब। तो आजीवन कारावास एक सामान्य दंड माना गया, जबकि मृत्युदंड के लिए कहा गया कि आपको विशेष कारण दर्ज है। और किसको? न्यायपालिका को। यानी कि आजीवन कारावास एक सामान्य दंड है और किसको आप मृत्युदंड दे रहे हैं तो ऐसे में कुछ विशेष कारण होने चाहिए जहां ये माना जाए कि हाँ बिल्कुल मृत्युदंड उस मामले को पूरी तरह से सूट कर रहा है। और भारत के अंदर यही कंडीशन सबसे पहले स्थापित होती है 1980 के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में।
अब इस मामले के अंदर सबसे पहले जो कोर्ट ने बातें प्रेजेंट की वो यह थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। कोर्ट ने खुद 1980 के इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि देखो, हमारे देश के अंदर आजीवन कारावास आपके लिए एक नियम है और साथ ही मृत्युदंड एक अपवाद है। मतलब मृत्युदंड आपको कभी कभी देना है, जीवन कारावास आप सामान्य तौर पर दे सकते हो अपराधियों के लिए। बस ये कहा गया कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप मृत्युदंड देना चाहते हो तो ये जरूरी है कि अपराध और अपराधी इन दोनों का ही मूल्यांकन ठीक से किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देखो, हम यहाँ इस सिद्धांत को इसलिए स्थापित कर रहे हैं ताकि न्यायपालिका मनमानी तरह से मृत्युदंड का इस्तेमाल ना करे, जीवन के अधिकार की गरिमा भी बनी रहे और साथ ही दंड निर्धारण में संतुलन बना रहे। ये भी देखा जाए कि कौन से कारक ऐसे हैं जो अपराध के गंभीर बना रहे, कौन से ऐसे जहां पर हम रियायत कर सकते हैं, और दोनों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी और आवश्यक है। इतने ही नहीं, इसके अलावा यही सेम केस खुलता है दोबारा, यानी कि इस तरह का एक मामला दोबारा आता है और 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में खुद कोर्ट यहाँ पर 5 कसौटियां स्थापित करता है। यानी कि अब हमारे पास में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंसेप्ट तो था ही, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर कब माना जाएगा, इस बात के लिए यहाँ पर 5 अलग अलग कसौटियां दी गई। तो किसी मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तब माना जाता है जब अपराध की विधि बहुत ज्यादा गंभीर हो, यानी कि अपराध करने का तरीका, जैसे कि इस मामले के अंदर हमें पता चलता है कि अपराध का तरीका कितना ज्यादा घिनौना था, विश्वास का फायदा उठाया गया और 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ और बाद में हत्या। अपराध का उद्देश्य क्या था, तो केवल कामुक वासना को शांत करना, इसके अलावा कोई दुश्मनी या कोई और रंजिश थी ही नहीं। अपराध की सामाजिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा गंभीर थी और समाज को बुरी तरह झकझोर दिया है। अपराध का परिमाण पता चलता है कि यहाँ जब कभी भी इस तरह की स्थितियां होती है कि छोटी मासूम बच्ची है या बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया, नरसंहार कर दिया, उस तरह की स्थितियां और पीड़ित की स्थिति को भी समझना, जो कि हमें इस मामले में पता चली। तो ये 5 कसौटियां देखनी होती है और 5 कसौटियों का आधार पता चल जाता है कि अपराध अत्यंत गंभीर है या फिर सामान्य। इसी के साथ यहाँ संतुलन कारक भी बताए गए कि भाई कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इस जगह पर अपराध को कम करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि दंड बढ़ाने वाले कारक और दंड कम करने वाला कारक, दोनों के बीच में संतुलन करना और यह देखना कि कहाँ मजबूती ज्यादा है। अगर दंड कम करने वाले कारक ज्यादा हैवी है तो ऐसे में दंड कम किया जा सकता है, लेकिन अगर दंड बढ़ाने वाले कारक ज्यादा मजबूत है तो व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा ही दी जाती है। और ठीक यही स्थिति हमें संतोष कुमार सतीश भूषण बारियार बनाम महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिली, जब कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड अंतिम विकल्प है, मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की तरह ही यूज करना है, उसके अलावा इसको यूज नहीं करना। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध के साथ साथ अपराधी का भी मूल्यांकन किया जाए और तभी मृत्युदंड दिया जाए। वहीं मनोज और अन्य बना मध्य प्रदेश राज्य में खुद कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड देने से पहले मिटिगेशन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी कि जरूरी है कि एक बार ये देख लो कि क्या हमारे पास अपराध को कम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है या नहीं। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक या सुधार संबंधी आधार आप देख सकते हैं जिन पे विचार करके माना जा सकता है कि क्या मृत्युदंड रखना है या फिर आजीवन कारावास रखना। तो वो चीजें हमने इस मामले में भी देखी। मतलब जितनी चीजें अब तक हमारे कोर्ट ने स्थापित की हुई है उन सारे मामलों को हमने देखा कि वो एक इस वाले केस में शामिल थे और हर एक तथ्य पर, हर एक सिद्धांत पर काम किया गया और व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। अब आपकी बारी है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि क्या कोर्ट ने सही फैसला किया है या नहीं किया, और हमारे समाज के अंदर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं जिसके बाद चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि आज भी जब हम रोज अखबार लेके बैठते हैं तो अखबार में रोज कहीं ना कहीं हमें इस तरह की दुष्कर्म संबंधी घटनाएं जरूर देखने को मिलती है और कभी किसी भी हैवान ने हमारे समाज में किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा। छोटी बच्चियां भी शामिल रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रही हैं, विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, सब इस तरह की घटनाओं का शिकार हुई हैं। तो क्या है इसका उपाय, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बट दैट्स ऑल फॉर दैट डे। यही बातें थी जो हमें फिलहाल करनी थी। बाकी इस तरह की और भी बातें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे मेरे साथ जुड़कर, जब हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस हिंदी में करते हैं। इसके अलावा फिलहाल स्टडी आईक्यू में शुरू हुआ है एक बैच जो कि बहुत ज्यादा खास है और उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं खास डिस्काउंट लेकर। डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक खास कोड का इस्तेमाल करना है और वो कोड है KL Live। ये KL Live कोड आपको खास डिस्काउंट भी दिला देगा और साथ ही फीस रिफंड भी हो जाएगी। बट फिलहाल स्टडी आईक्यू में चल रही है सेल और फी रिफंड तब होगी जब आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो फी के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ, डबल वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल है, स्मार्ट मॉडल पे अवेलेबल बैचेस, यानी कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लासेस मिल रही है जहां आपको 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिलती हैं। और इन क्लासेस में आप लोग के लिए करंट अफेयर्स, पूरा सिलेबस तो कवर होता ही है, बट करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग की क्लासेस भी मिलती है, मेंटरशिप भी अवेलेबल है 1-to-1 आप लोगों के लिए, असेसमेंट भी आप लोग को दिए जाते हैं ताकि अपनी स्थिति को सुधार सके, अच्छा बना सके और चीजों को बेहतर कर सके। इतना ही नहीं, रिवीजन तो यूपीएससी की तैयारी का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, उस पर भी ध्यान दिया। तो टेस्ट दिए जाते हैं आप लोग को ताकि आप खुद को सुधार सके और खुद को इवेल्युएट भी कर सके।
तो KL लाइव कोड यूज करना है। आज लास्ट डे है 30 जून, तो ज्वाइन कीजिए लास्ट डे पर और फायदा उठाइए इस खास सेल का। बाद में ये मौका पता नहीं कब मिले ना मिले। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी। एंड इसी के साथ एक खास चीज यह भी है कि दरअसल क्लास के PDF अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप यहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी में मेरे साथ फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।